नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस पर जो स्टडी पॉइंट के नाम से है, उस पर मैं आपको कला से संबंधित जो टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट डेटा है उसके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि कला के तत्व की ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज है 13 अक्टूबर। तो मेरी तरफ से सभी शादीशुदा महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक बधाई देता हूँ। ठीक, भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि कला के तत्व में हम 5 प्रकार के तत्वों को हम देख चुके थे। रंग, पोत, रंग, तान, रूप, और उसके बाद आपका जो सबसे पहला होता है रेखा, और उसके बाद अंतराल। मतलब रेखा, रंग, रूप, उसके बाद तान और अंतराल या धरातल की। जो एक सेक्शन बचा था जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, वो सेक्शन था आपका पोत, और आज हम बहुत जल्द इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आपकी इन तीनों की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मिल चुकी है। रंग का सेक्शन थोड़ा सा बड़ा था और मैंने एक वीडियो में उसको कवर किया था, लेकिन चीजें इतनी ब्रॉड है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे कि जब मैंने कल की आपकी वीडियो 12 अक्टूबर को जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो में आपको 2 चीज बतानी रह गई थी, और जब मैंने चीजों को, क्वेश्चनों को देखा तो क्वेश्चनों में इस तरीके की चीजें, जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले, तो मुझे लगा कि वो आपको चीजें बतानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीजें थी, तो पहले मैं उसकी बात करूंगा और फिर बात करूंगा कला के तत्व में जो आखिरी आपका तत्व बचता है जिसको हम पोत की बात करते हैं। तो चलिए देखिए, रंग में आपकी 2 चीज रह गई थी। आपको ध्यान होगा कि जो आपको, जब मैंने रंगों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंगों के बारे में बात की थी, तो वहां आपके मैंने एक स्टार बनवाया था, और स्टार में जो प्राथमिक रंग थे लाल, उसके बाद पीला और नीला, और द्वितीयक रंग में ये थे आपके फर्स्ट रंग। ठीक, और जब द्वितीयक रंग की बात आई थी तो मैंने बताया था कि जब 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिला दें तो हमारे सामने द्वितीयक रंग निकल कर आते हैं। और वो कौन कौन से, कि लाल और पीला मिलाने से क्या निकल के आ रहा था, या नीला और पीला निकलने से क्या निकल के आ रहा था, और लाल मिलने से क्या निकल के आ रहा था। तो हमें मालूम था लाल और पीला मिलाने से हमें क्या निकल के आ रहा था, नारंगी। पीला और नीला मिलाने से क्या निकल के आ रहा था, हरा। और उसके बाद जो नीला और लाल मिलाने से क्या निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था आपका बैंगनी रंग। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि विरोधी रंग किनको बोला जाता है, ये जो पार्ट है। और ऑफसेट प्रिंटर में हमारे कौन कौन से कलर हैं जो यूज किए जाते हैं, ये 2 पार्ट बताना रह गया था। तो इनको जरा देख लीजिएगा और फिर मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ आखिरी जो आपका पार्ट बचता है जिसमें जो आपका पोत, या जिसको हम वयन बोलते हैं, उसके बारे में जो आखिरी तत्व है उसकी हम बात करेंगे, और ये टॉपिक आज हम खत्म कर लेंगे। तो जैसे कि जो विरोधी रंग क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विरोधी रंग। तो विरोधी रंग क्या होते हैं, तो इसको नोट करिएगा कि रंग चक्र जो ऊपर बना हुआ है, रंग चक्र में आमने सामने आमने सामने आने वाले ठीक रंगों को विरोधी रंग कहा जाता है। कहा जाता है जैसे कि यहां पूछा जाए कि लाल और हरा आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब विरोधी रंग हैं। वहीं अगर बात करें कि पीला और बैंगनी आपस में क्या है, वो क्या है, विरोधी रंग। और नीला और नारंगी आपस में क्या है, वो क्या है, विरोधी रंग। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, विरोधी रंग जो आमने सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। अब एक पॉइंट और रह गया था कि ऑफसेट प्रिंटर में कौन कौन से रंग यूज किए जाते हैं, तो लिखिएगा इसको। ऑफसेट ऑफसेट
प्रिंटर में ऑफसेट प्रिंटर में 4 रंगों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? तो पहला होता है, लिखिएगा कौन कौन से होते हैं ऑफसेट प्रिंटर में। 4 कलर कौन कौन से होते हैं तो लिखिएगा। पहला होता है आपका श्यान, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मैजेंटा, मैजेंटा। तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा? येलो, मतलब पीला। और अगला होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, मतलब काला, पीला और काला। ये 4 तरीके के रंग हैं जो ऑफसेट प्रिंटर में, यहाँ येलो भी लिखा हो सकता है, यहाँ क्या लिखा हो सकता है, ब्लैक लिखा हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो श्याम, मैजेंटा, पीला या काला, इसको लिख लीजिएगा, येलो या ब्लैक, ठीक। और जैसा जिस तरीके का ऑप्शन मिले उस तरीके को आप इसको टिक करके। तो ये तो बात हुई किसकी? रंग की, जो बचा हुआ पार्ट था। अब मैं बात करूंगा जो अगला पार्ट है, जो अगला तत्व है जिसके बारे में, वो है आपका कौन सा पार्ट? लिखिएगा 6वां तत्व कला का, और वो है आपका कौन सा? पोत, या जिसको हम किस नाम से और जानते हैं? येलो नाम से, सॉरी वयन नाम से जानते हैं। 1 मिनट, हाँ जी, तो लिखिएगा पोत या वयन। देखिए पोत या वयन, ठीक, क्या होता है? तो देखिए सतह की धरातल जो होती है, ठीक, उसको, उसकी बनावट को हम क्या कहते हैं? पोत कहते हैं। मतलब जो सतह है, जो हम धरातल यूज कर रहे हैं, उस धरातल की जो बनावट है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोत बोलते हैं या वयन बोलते हैं। तो लिखिएगा सतह या धरातल की बनावट को पोत या वयन कहा जाता है, कहा जाता है। कि किसी भी धरातल का टेक्सचर कैसा है, ठीक, उसका पोत कैसा है, मतलब वो धरातल कैसा बना हुआ है, उसकी सतह कैसी है, क्या चिकनी सतह है या तेलीय सतह है या खुरदरी सतह है। तो धरातल तो है, लेकिन धरातल कैसा धरातल है? तो जो धरातल की प्रकृति जो होती है, जो धरातल की जो सतह होती है जिस पर हम चित्रकारी करने जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोत या वयन बोलते हैं। उसके बाद अब जैसे अगर हम बात करें कि जो प्राकृतिक पोत क्या होता है, प्राकृतिक पोत, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्राकृतिक पोत को हम जो ईश्वर द्वारा बनाया गया जो पोत है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पोत बोलते हैं। जैसे कि मानव, जैसे मानव, ठीक, वृक्ष, ठीक, धरती, आकाश, वृक्ष, धरती, आकाश, ये कैसे पोत है? प्राकृतिक पोत है, ठीक। तो जो मानव हुआ, वृक्ष हुआ, धरती हुआ, आकाश हुआ, मानव मतलब किसी भी हम जंतु को भी ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो
इसका जो पोत का जो अनुभव होता है, पोत का अनुभव, इसका जो पोत का अनुभव होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक, पोत का अनुभव दो प्रकार से होता है। देखिए, पोत का अनुभव कैसे होता है, दो प्रकार से। कैसे कि अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं, जैसे कि ये सामने ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इसके अगर हम पोत की बात कर रहे हैं तो इसका जो पोत कैसा है, ठीक, तो इसका अनुभव हम कैसे कर रहे हैं कि एक तो हम देख कर रहे हैं और एक हम जैसे कि किसी को छूकर और अंदर मतलब अभिव्यक्ति के अनुसार अपने दिमाग से आंखें बंद करके मतलब सोच के अनुसार मतलब अपने अंदर की फीलिंग के अनुसार जिस पोत का हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो क्या हो गया कि एक तो हो गया किसके द्वारा, आंखों के द्वारा, और दूसरा अभिव्यक्ति या अनुभूति द्वारा। तो लिखिएगा दो प्रकार से अनुभव होता है। तो पहला होता है आंखों के द्वारा, और दूसरा होता है अनुभूति या अभिव्यक्ति के द्वारा। के द्वारा। तो दो प्रकार से हम पोत को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं किसके द्वारा, आंखों के द्वारा, और दूसरा कर सकते हैं किसके द्वारा, अनुभूति या अभिव्यक्ति के द्वारा। अब देखिए, अब कहानी आती है कि पोत के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो पोत हमारा कितने प्रकार का होता है या बयान या टेक्सचर जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग डालिएगा पोत के प्रकार। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं। पोत के प्रकार, पोत के प्रकार। ध्यान दीजिए, देखिए पोत के कितने प्रकार होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो पहला लिखिएगा जिसको बोलते हैं हम प्राप्त पोत। प्राप्त पोत। अब देखिए ये प्राप्त पोत क्या है, तो प्रकृति तथा मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं में, ठीक, जो पोत होता है वो कैसा होता है, प्राप्त पोत होता है। कैसा होता है, प्राप्त पोत। तो लिखिएगा प्रकृति तथा मानव निर्मित पोत। ठीक, मानव निर्मित वस्तुओं में, मानव निर्मित वस्तुओं में, ठीक, जो पोत होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक पोत बोलते हैं। जैसे कि जैसे काष्ठ फलक, कैसा पोत है, प्राकृतिक पोत है। दूसरा लकड़ी, मानव लकड़ी, पत्थर, ठीक, ये सभी कैसे पोत हैं, तो ये प्राकृतिक पोत है। जैसे पत्थरों पर चित्रकारी कर दी जाए, ठीक, काष्ठ फलकों पर चित्रकारी कर दी जाए, किसी लकड़ी की पटरियों पर चित्रकारी कर दी जाए, तो ये कैसे पोत है, ये प्राकृतिक पोत है। ठीक, उसके बाद अनुकृति पोत दूसरा आता है, अनुकृत पोत। अब ये अनुकृति पोत क्या होता है कि जब हम किसी को देखकर, ठीक,
जैसे कि प्रकृति ने कोई एक पोत बनाया और उस पोत को देखकर हम उसकी क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उसकी अनुकृति कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके का अनुसरण कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, जो अनुकृत पोत कहेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रकृति पोत या प्राकृतिक पोत लिखिएगा, प्राकृतिक पोत, ठीक, को देखकर प्राकृतिक पोत को देखकर निर्मित किया गया पोत, किया गया पोत, ठीक, क्या कहलाया जाता है, आपका अनुकृत पोत कहा जाता है। जैसे कंपनी शैली के चित्रों में, जब हम कंपनी शैली पढ़ेंगे तो कंपनी शैली के चित्रों में जो पोत का यूज किया गया था वो कैसा था, आपका प्राकृतिक पोत था। कंपनी शैली बोले या पटना शैली बोले, जिसको हम पटवा शैली बोलते हैं, ठीक। तो कंपनी, जैसे कंपनी, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, कंपनी या पटना शैली में, पटना शैली में यूज किया गया जो पोत था, मतलब उपयोग किया गया पोत। अब तीसरा पोत आता है, वो आता है आपका कौन सा, तो लिखिएगा सृजत पोत, सृजत पोत, जो किसी को अनुसरण करके नहीं, ठीक, जो मतलब खुद से बनाया गया हो लेकिन किसी की कॉपी करके नहीं, मतलब खुद द्वारा क्या किया गया हो, सृजन किया गया हो, या इसको हम कृत्रिम पोत के नाम से भी जानते हैं, ठीक। किस नाम से और जानते हैं, कृत्रिम पोत, ठीक। अब ये क्या होता है कि कलाकार द्वारा यंत्रों के माध्यम से निर्मित किया गया पोत, ठीक। तो लिखिएगा इसको, कलाकार द्वारा यंत्रों का उपयोग करके बनाया गया पोत। कैसा पोत होगा, कृत्रिम पोत होगा। एक होगा जो प्राकृतिक, जो प्रकृति या मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं, वो क्या होंगे, वो पोत है। जैसे काष्ठ फलक हो गया, लकड़ी के पत्थरों पर चित्रकारी होगी, या पत्थर पर हो गया। जैसे अनुकृत पोत हो गया कि प्रकृति में जो पोत हमें मिला, उस पोत को देखकर हमने उसका हूबहू क्या बनाया, एक पोत तैयार किया, ठीक। उस तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका अनुकृत पोत कहलाया जाएगा। जो कंपनी शैली या पटना शैली के चित्रों में हम जो चित्रकारी करने के लिए जो पोत का यूज किया था, वो कौन सा था, आपका अनुकृत पोत। अब यहाँ सृजत पोत या कृत्रिम पोत वो होता है कि जो किसी को हूबहू नकल करके नहीं, ठीक, मतलब अपनी कल्पना के आधार पर या अपने आधार पर यंत्रों का प्रयोग करके एक खुद का पोत तैयार करना कलाकार द्वारा, वो कहलाया जाता है आपका कृत्रिम पोत या सृजत पोत, ठीक। जैसे यहां से लिखिएगा, इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज 20वीं सदी में हुई थी, ठीक। कृत्रिम पोत मतलब सृजत पोत का जो कलाकारों ने खुद का पोत बनाना तैयार किया, वो कौन सी सदी में किया था, 20वीं सदी में। और जो कृत्रिम पोत या सृजत पोत है, वो किसकी चित्रकारी में मिलता है, तो लिखिएगा कि पिकासो की कृतियों का पोत जो होता है था, कि यह पिकासो की कृतियां मतलब चित्रों का
में प्रयोग किया गया पोत। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिकासो ने किस तरीके के पोत का प्रयोग किया था, तो आंसर मिलता है कि पिकासो ने खुद के पोत तैयार किए थे, मतलब खुद का मतलब टेक्सचर तैयार किया था, ठीक, जो आप किस नाम से जाना जाता है, आपका कृत्रिम या सृजित पोत। अब उसके बाद आगे लिखिएगा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पोत के बारे में। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, एक मिनट, महत्वपूर्ण तथ्यों में बाद में दिखाऊंगा। अब देखिए, पोत के जो है 3 प्रकार और होते हैं, मतलब टेक्सचर, ये तो हो गया बनावट के आधार पर, जो अभी हमने देखा था किस किसके बनावट के आधार पर। अब है आपका कि पोत के प्रकार, दोबारा सेटिंग डालिए, पोत के प्रकार बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर जो पोत के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं, ठीक, 3 नहीं, ये 4 होते हैं, लेकिन माना इनको 3 जाता है, चौथे पोत को पोत नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ लेकर चलेंगे कि 4 होते हैं। बनावट के आधार पर पोत के प्रकार कितने होते हैं, पोत 4 प्रकार का होता है, ठीक। अगर 4 नहीं होगा तो वहां 3 आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं खुरदरा पोत, खुरदरा पोत, ठीक। अब जैसे खुरदरा पोत क्यों इंपोर्टेंट होता है या इसके लिए क्या चीजें इंपोर्टेंट होती हैं, तो देखिए, जो आकृति को मजबूती प्रदान करने के लिए जब हम जिस पोत का प्रयोग करते हैं वो कैसा पोत होता है, खुरदरा पोत होता है। तो आकृति को मजबूती प्रदान करने के लिए ठीक, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, कैनवास या तैल, जैसे पत्थर, ठीक, लकड़ी खुरदरी होती है, ठीक। उसके बाद आ गया आपको कौन सा, कैनवास, ठीक। जो कैनवास का जो पोत होता है वो कैसा होता है, खुरदरा होता है। जो कैनवास पर हम चित्रकारी करते हैं तो कैनवास कैसा होता है, खुरदरा होता है। लकड़ी कैसी होती है, खुरदरी होती है। पत्थर कैसा होता है, खुरदरा होता है। और इन पर जब हम चित्रकारी करें तो वो कैसा होगा, आपका खुरदरा पोत होगा। दूसरा आता है आपका कौन सा, चिकना पोत। तो चिकना पोत हमें कहां उपयोग में लाना चाहिए, देखिए, इसको बनावट नहीं, इसको उपयोग के आधार पर लिखिएगा, ये गलत लिख गया हूं। बनावट के आधार पर पहला वाला था, उपयोग के आधार पर, ठीक, कि हम किस तरीके का जो पोत है यूज कर रहे हैं चित्रकारी करने के लिए, तो कैसा हमें पोत उपयोग में लाना चाहिए। अगर हमें जैसे कि आकृति को मजबूती प्रदान करनी है तो हमें खुरदरा पोत उपयोग में लाना चाहिए, ठीक। उसके बाद प्रकाश को जो परिवर्तित करने के लिए, प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए जिस तरीके का जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, चिकना पोत होता है। जैसे आपका कौन सा आता है, कागज, जैसे कागज कैसा होता है, चिकना होता है। उसके बाद एब्रीसीट, ठीक। अगर तैल माध्यम में हमें चित्रकारी करनी है तो ये डिपेंड करेगा कि हम
कर रहे हैं और कैसे हम चित्रकारी कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरा, आता है आपका कौन सा, चिकना पोत या सॉरी कोमल पोत। कोमल पोत, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनालिसा की चित्र में जो जिस तरीके का पोत प्रयोग किया गया था वो कौन सा पोत था, तो वो था आपका कोमल पोत। तो लिखिएगा ऐसा पोत जो हमें मजबूर करे उसको स्पर्श करने के लिए, वो पोत आपका कहलाया जाता है कौन सा, कोमल पोत। ठीक, जो ऐसा पोत जो स्पर्श करने के लिए मजबूर करे। किसी चित्र को देखकर हमें ऐसा महसूस हो कि हम इसके पोत को देखेंगे कैसा है, जो स्पर्श करने के लिए मजबूर करे, वो क्या या प्रेरित करे, वो कैसा पोत होगा, आपका कोमल पोत। जैसे कि मोनालिसा का जो पोत था, जैसे मोनालिसा का पोत, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनालिसा का जो पोत था वो कैसा था, आपका कैसा था, कोमल पोत था। और आपका लास्ट में आता है जो तीसरा, चौथा होता है, हालांकि 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। और चौथा मैं इसमें से लिख रहा हूं क्योंकि चौथा भी देखा गया है, लेकिन ऑप्शन में अगर 4 ना हो तो हम आंसर लगाएंगे कितना के जो उपयोग के आधार पर जो पोत होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। लेकिन चौथा लिखिएगा कठोर पोत, कठोर पोत। और अगर 3 ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगा दीजिएगा, 4। देखिए कठोर पोत क्या होता है, जो सदृढ़ होता है पर सुखमय प्रभाव देता है हमें। ठीक, जो सदृढ़ होता है, ठीक, और सदृढ़ होता है, और जो हमें कैसा प्रभाव नहीं देता है, जो सुखमय प्रभाव नहीं देता है। सदृढ़ होता है पर सुखमय प्रभाव नहीं देता है। ठीक, उसको बोलते हैं हम कठोर पोत। जैसे कि हमें जो लकड़ी, अगर लकड़ी पर हम क्या करते हैं कि उसको रेगमाल से घिसते हैं, एक तो ऐसे ही छोड़ दे तो क्या हो गया आपका खुरदरा पोत, लेकिन अगर उसको हम रेगमाल से घिस दें तो हल्का सा चिकना बनाते हैं। लेकिन जब हम उस पर चित्रकारी करें तो चित्रकारी करने में हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा कलर का यूज करना पड़ेगा, हमें ज्यादा चीजें उसमें लगानी पड़ेंगी। तो वो हमारा कैसा है कि हमें कहीं ना कहीं उसको देखकर कैसे हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। तो उसका जो चित्रकारी करने का जो पोत है कैसा है कि वो चिकना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर चित्रकारी करने में हमें आनंद नहीं आ रहा। मतलब क्या हो गया, तो वो इतना चिकना नहीं है कि आसानी से उसका चित्रकारी हो जाए। तो मतलब वो हमें कैसा प्रभाव नहीं दे रहा है, सुखमय प्रभाव नहीं दे रहा है चित्रकारी करते समय। तो उसके लिए हम कैसा पोत यूज करते हैं, कठोर पोत को यूज करते हैं। तो चलिए, तो ये हम 3 प्रकार क्यों बोल रहे हैं कि जो कठोर पोत है वो खुरदरा पोत और चिकना पोत दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, इसलिए हम बोलते हैं कि 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 4 प्रकार होते हैं। अगर 4 ना हो तो आप उसमें क्या लगा दें, 3। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पोत हमें क्यों जरूरी होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं पोत की तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, और इसके साथ ही हम वीडियो को खत्म करते हैं। नोट करके लिखिएगा, पोत संतुलन, ठीक, तथा प्रभाव दर्शाने का प्रयोग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सी पद्धति में होता है, कोलाज पद्धति। और कोलाज पद्धति के जन्मदाता थे ब्रॉक। जब हम गलवा शैली पढ़ेंगे तो वहां जो आपके पिकासो और ब्रॉक थे,
तो ब्रॉक ने कोलाज पद्धति के आविष्कारकर्ता थे, ठीक। और कोलाज पद्धति में जो सबसे पहला जो चित्र बनाया वो बनाया था पिकासो ने, और पिकासो ने जो चित्र बनाया था 1912 में वो बनाया था बैतरे की कुर्सी पर वस्तु समूह। जब हम पासा शैली पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। कोलाज पद्धति में प्रयुक्त पोत, ठीक। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन, और आज के सेशन में जिसमें हमने बात की कला के जो आखिरी तत्व था, जिसमें हम बात कर रहे थे पोत या वयन की, तो उसके बारे में हमने यह बात की कि पोत बनावट के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो इससे पहले में जो हमने पोत लेके प्राकृतिक पोत, ठीक, उसके बाद आपका अनुकृत पोत हो गया, फिर आपका आ गया कौन सा सृजन या सृजित पोत, ठीक। तो ये जो हो गए कौन से आपके जो पोत का सेक्शन है, और हमने कला के 6 तत्वों को यहाँ देख लिया है। बारी बारी से आप इसको नोट करिए और पढ़िए और इसके क्वेश्चनों को लगाइए, कहीं ना कहीं आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ और बात करूंगा आपके किसी एक नए टॉपिक के बारे में, और जो होगा आपका कि जो वात्स्यायन द्वारा लिखित ग्रंथ कामसूत्र में यशोधर पंडित द्वारा प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में हमने जो बात की थी किसकी, जय मंगला टीका जो लिखा था, जो कि आपका जो लिखा था किसने, यशोधर पंडित ने, ठीक। तो उसमें जो उन्होंने एक श्लोक लिखा था रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम, ठीक। तो इस तरीके से जो पूरा श्लोक लिखा था उसमें 6 षडांग की बात की थी, जिसमें आपका था रूप भेद, उसमें आपका था कौन सा भाव था, उसमें था प्रमाण था, ठीक। उसमें क्या था वर्ण का भंग था, मतलब रंग संयोजन था। उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपका जो पार्ट आता है सादृश्य परीक्षण, ठीक। और उसके बाद जो वर्ण का भंग, ठीक, और लावण्य योजना, ये जो आपके 6 पार्ट जो मिलकर जो कला के षडांग सिद्धांत बनाते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो आपने जो अविनाश टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी षडांग सिद्धांत पर, और चीनी षडांग के लेखक कौन थे, हम इसके बारे में भी देखेंगे, और इनका क्या क्या यूज है कला में, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस, और उसमें मैं योगेश कुमार राघव आपके सामने लेकर आता रहूंगा डे बाय डे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।